Welcome back dear students. Let us continue tetrahalides of carbon family. In last lecture you have studied about dihalides. So you know कि dihalides अगर हम बात करें dihalides की तो डाउन द ग्रुप जाने पे dihalides की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और tetrahalides की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. See, so first of all केमिकल स्टेबिलिटी टेट्राहेलाइड्स के फॉर्मूले के बनेंगे MX4. तो थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर टेट्राहेलाइड्स के लिए क्या रहेगा? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इट मींस सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे कार्बन फैमिली के टेट्राहेलाइड्स. क्यों? क्योंकि कार्बन स्मॉल साइज एटम है, तो स्मॉल साइज एटम होने की वजह से उसके साथ जो भी हेलाइड आएगा, हेलोजन एटम आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए फेवरेबल रहेगी और जो है सब ये एस के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर जाएंगे. तो CX4 आफ्टर देन SiX4 देन व्हाट GeX4 देन SnX4 और सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे PbX4. लेड के टेट्राहेलाइड्स ध्यान रखिए सबसे लेस स्टेबल होते हैं. तो थर्मल स्टेबिलिटी व्हाट यू से दैट इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बहुत ही सिंपल पॉइंट है और ये इसका डिक्रीज होने का रीजन बहुत क्लियर है. दैट जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी फॉर लेड, स्पेशली लेड एंड टिन एलिमेंट्स इनके लिए. तो S के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या समझा था? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करता है, उसका कॉज क्या रहता है? बेसिकली एनर्जी. तो अगर जो कंबाइनिंग एलिमेंट है, कंबाइनिंग एलिमेंट लार्ज साइज का एलिमेंट आ रहा है और सबसे नीचे जाने पे जो लास्ट एलिमेंट है उसका भी साइज बहुत लार्ज होता है और नेबरिंग एटम भी अगर लार्ज साइज के आ रहे हैं, तो जो भी बॉन्ड बनेगा वो फर्स्ट बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा कि उसमें इतनी एनर्जी लिबरेट हो कि वो S के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा सके. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लेड C6S के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनकी टेंडेंसी नहीं रहती है. तो इन केस अगर लेड के टेट्राहेलाइड्स बनते भी हैं तो ये टेट्राहेलाइड्स कैसे रहेंगे? थर्मली लेस स्टेबल रहेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. ये कल जो डाइहेलाइड्स का ऑर्डर हमने लिखा और ये टेट्राहेलाइड्स का बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं. ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं अच्छे से और इन पर जेईई मेंस एंड नीट में क्वेश्चंस बन चुके हैं, आ चुके हैं. तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए. और मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ समझने की बात है, ऐसा कुछ रटना नहीं है हमको. एक बार अगर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये ऑर्डर्स बनाना बहुत आसान है. इसके लिए इनको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखिए. लेड के लिए क्या होगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है. तो अगर हम जो है सिंपल डाइहेलाइड्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर ये पूछ लिया गया कि GeX2 और GeX4 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो GeX2 और GeX4 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए? तो GeX4 ज्यादा स्टेबल होगा. और यही अगर PbX2 आता है और PbF4 आता है, ठीक है, PbX4 आता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? PbX2 हो जाएगा. तो ये क्लियर इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीजन है और ये इस तरह से हम ऑर्डर्स बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये और भी अच्छे से ध्यान रखना है दैट इसी वजह से लेड के सभी जो टेट्राहेलाइड्स हैं या ये इस फैमिली के सभी टेट्राहेलाइड्स, ऑल टेट्राहेलाइड्स आर कोवेलेंट. ओके, सभी टेट्राहेलाइड्स कैसे मिलेंगे बेटे? दीज आर कोवेलेंट. और कोवेलेंट है एक्सेप्ट क्या याद रखना है? एक्सेप्ट SnF4. ठीक है, SnF4 एंड PbF4 आर आयोनिक. SnF4 एंड PbF4 कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं. दीज आर आयोनिक. ये एक्सेप्शन याद रखिए आप. ठीक, तो ये ऑर्डर रहेगा. लेड के फिर टेट्राहेलाइड्स हैं तो उनका नेचर भी कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हो जाएगा. ओके, एंड वन स्पेशल पॉइंट जैसे कि SiF4 जो है, SiF4 readily form
SiF6 2- कॉम्प्लेक्स। ओके, ये बहुत फास्ट ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। अगर हम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का HF से रिएक्शन कराते हैं तो ये इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स बन जाता है H2SiF6। क्योंकि सिलिकॉन का साइज कैसा है, लार्ज है, तो सिलिकॉन का साइज लार्ज है तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स को अपने सराउंड कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। तो इसलिए सिलिकॉन कि 6 फ्लोरीन एटम्स इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। हाँ, अगर हम पूछे, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या SiBr6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो माय डियर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। SiBr6 SiI6 अगर आते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से इसको समझना है कि एक स्मॉल साइज एटम है और उसमें हम अगर स्मॉल साइज बहुत सारी बॉल्स लगाते हैं, एक छोटी सी बॉल ले लीजिए और उसमें अगर हम बहुत सारी बॉल्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो अगर उसका थोड़ा साइज लार्ज है तो वो एकोमोडेट हो सकती हैं, बट अगर उससे बड़ी साइज फुटबॉल टाइप की हम बॉल्स को उसके आसपास 6 बॉल्स को एकोमोडेट करना चाहें तो वो एकोमोडेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि CF6 2- डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। देख लीजिए कि CF6 2- डज नॉट एग्जिस्ट बट SiF6 2- एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन क्या देंगे, क्या रीजन हो जाएगा बताइए। कार्बन के लिए सीधा क्वेश्चन, सीधा पॉइंट आएगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब स्टेरिक क्राउडिंग के पास तो बाद में जाना है हमको, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है। जब वो वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो फिर वो 2 फ्लोराइड आयन को अपने पास एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ओके, देखिए सिलिकॉन ने जब यहाँ HF से रिएक्शन शो किया है तो यहाँ पर ये H+ एंड F- इसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर एक्चुअली ये लिविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और F- आयन लिविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ओके, F- जो सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाके लोन पेयर डोनेट करेंगे और इजीली ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कार्बन का ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। तो इस तरह से सोच लेना है इन क्वेश्चंस को। अब अगर यहीं पर एक सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि SiF6 2- exist but SiI6 2- does not, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, does not, why? तो इसका रीजन क्या हो जाएगा। अब वैकेंट ऑर्बिटल तो है सिलिकॉन के पास, देखिए दोनों क्वेश्चंस में एकदम कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। फर्स्ट में हमने पहला रीजन क्या दिया कि भाई वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है। सराउंडिंग स्टेरिक क्राउडिंग की तो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो ये लिविस एसिड की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता। कार्बन का टेट्राफ्लोराइड अगर आता है तो वो लिविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन सिलिकॉन के केस में जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पर सिलिकॉन बना सकता है तो फ्लोरीन के साथ बना रहा है बट नॉट विद आयोडीन। तो नॉट विद आयोडीन का रीजन रहेगा कि यहाँ पर स्टेरिक जो क्राउडिंग है वो स्टेरिक रिपल्शंस वहां बहुत ज्यादा होंगे। तो सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स तो हैं, वो 2- आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स गेन कर सकता है किसी भी अदर स्पीसीज से, लेकिन वो स्पीसीज अगर लार्ज साइज है तो वो इतने लार्ज साइज 6 आयोडीन एटम्स को अपने आसपास एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो स्टेरिकली अनफेवरेबल रहेगा। कैसा रहेगा, स्टेरिकली अनफेवरेबल रहेगा। SiI6 2- का कॉम्बिनेशन मींस इट मे बी अगर किसी स्पेशल कंडीशन में बन भी रहा है तो ये कैसा होगा बेटे, इट विल बी लेस स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस किसी भी पॉइंट से बनाए जा सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बना लिखिए, नोट करिए। Yes. Now next is, अच्छा, एक अब लेड के क्या सभी टेट्राहेलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं,
जब हमने ये जाना कि लेड जो है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल है। तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको वर्कशीट में मिलेगा, दैट लेड के सभी टेट्राहेलाइड्स एग्जिस्ट करेंगे बट PbBr4 एंड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, PbBr4 एंड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? अगर ये पूछा हमसे क्वेश्चन तो इसका रीजन क्या रहेगा? अब इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो, लेड +4 में मैंने क्या बताया, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +4 में लेस स्टेबल है, तो +4 में लेड ऑक्सीडाइजिंग रहेगा। तो Pb+4, बहुत सिंपल इसका रीजन निकल आएगा दैट Pb+4, आप आयन नहीं बनाए, ध्यान रहे मैंने यहाँ पे 4+ चार्ज नहीं लिखा है। लेड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइजिंग। ओके, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा बेटा? लेड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइजिंग while Br- and I- act as reducing agent. In fact, they are strong reducing agent. तो Br- I- बहुत अच्छे reducing agent हैं जो neighboring atom आ रहे हैं, तो वो उसको जल्दी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे एंड lead in +4 is ready to gain electrons. It is oxidizing, वो तो बैठा ही है इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, और ये देने वाले एटम्स आ चुके हैं Br- I-, तो इनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी और इमीडिएटली लेड किस में आ जाएगा? +2 स्टेट में आ जाएगा। तो ये इसका जो है इस पॉइंट का ये आंसर आता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एनर्जी फैक्टर भी बोल सकते हैं दैट PbBr बॉन्ड PbI बॉन्ड कैसा रहेगा? लेस स्टेबल। तो ये बॉन्ड लेस स्टेबल है, जो फर्स्ट बॉन्ड ही बनेगा PbBr, ओके, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा PbI, ये बॉन्ड्स कैसे रहेंगे? दीज बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल। तो ये इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि ये s के इलेक्ट्रॉन्स जो लेड के 6s में बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो अनपेयर करा सके। तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है और लेड अपनी +2 स्टेट में आयोडाइड्स बनाएगा। आयोडाइड PbI2 एग्जिस्ट करेगा, PbBr2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और रिडॉक्स केमिस्ट्री का भी इसका सॉल्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बोथ पॉइंट्स आर करेक्ट, ये दोनों क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में रहनी चाहिए। फर्स्ट रीजन ये भी आ सकता है अगर मोर देन वन में क्वेश्चन आता है। सेकंड, इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो एनर्जी कॉज है वो भी रीजन रहेगा इधर। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये इस तरह से लेड के हमने ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स देखे इधर, और किस तरह से टेट्राहेलाइड्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर? अगर हमसे पूछा जाए स्ट्रक्चर, तो इन सभी टेट्राहेलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? देखो, कार्बन के टेट्राहेलाइड्स में अगर हम CF4 की बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो लोन पेयर क्या आता है? 0। बॉन्ड पेयर्स कितने आ रहे हैं? 4। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर आ गया 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। यस, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये सभी, एंड इसलिए इनका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मिलेंगे सभी। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के टेट्राहेलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट डिफरेंट हेलोजेंस? एक तो हमने देखा ऑर्डर कैसे बनाया कि अगर सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट है, हेलोजेंस कॉमन है, तब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो आपने लिखा टेट्राहेलाइड्स में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर सेंट्रल एटम कॉमन है और नेबरिंग हेलोजेंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं, जैसे कि CF4, ओके, CCl4 एंड CBr4, CI4, एंड देन हमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। तो फिर कैसे बनाएंगे? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया अगर आपसे, केमिकल स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है दैट फ्लोराइड्स आर ऑलवेज मोस्ट स्टेबल, then chlorides, then bromides, then iodides. Again, listen this, that fluorides are always most stable. कहीं के भी हो तो फ्लोराइड्स हमेशा more stable होते हैं। फ्लोराइड्स more stable, then chlorides, then bromides, and then iodides. तो ये इस तरह से ये एक सिंपल ऑर्डर बन गया। ओके, तो यहाँ लिख लीजिए, ये स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
और रीजन बिल्कुल क्लियर होगा आपको। देखो स्मॉल स्मॉल साइज एटम बॉन्ड बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैंड शेकिंग कर रहे हैं, बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। अब ये छोटा बच्चा है, आयोडीन इतना बड़ा बच्चा आ गया खली के जैसा, तो इसके साथ हैंड शेकिंग होगी तो ग्रिपिंग कैसी रहेगी, ग्रिप कम रहेगी, कमजोर रहेगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा जल्दी से। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इस तरह से डिक्रीज होती है, राइट। तो ये हमने सर्टेन जो है पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस आईआईटी में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन चलिए ये हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दैट CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइजेस but SiCl4 hydrolyzes readily. Why? क्या रीजन रहेगा? Students, as I told you earlier that hydrolysis of covalent compounds is very interesting and important topic in inorganic chemistry. Because hydrolysis mechanism is organic always, तो organic mechanism से ही रन होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइड्रोलाइसिस जब होती है तो स्पेशल कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्सी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं कंपाउंड्स, तो वो एक अच्छा जो है टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेट्राक्लोराइड्स की बात की जा रही है। CCl4 को वाटर में डालते हैं तो ये इनर्ट रहता है, ओके। CCl4 इनर्ट रहेगा, डज नॉट हाइड्रोलाइसिस। देखो ये CCl4 का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर में और एनालिसिस करें तो आप क्या बोलेंगे, म्यू इसका क्या है, 0। म्यू 0 है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। बॉन्ड्स पोलर प्रेजेंट है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल माइनस है, तो बॉन्ड्स का नेचर पोलर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने की वजह से ये म्यू इसका नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन पोलर है तो वाटर में वैसे का वैसे ही रहने वाला है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे वाटर और ऑयल रहते हैं वैसे अगर आपने CCl4 को ऐड किया तो CCl4 वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। एक और अच्छी बात आपको बताती हूँ मैं कि CCl4 को लैब में जो है पायरीन के नाम से भी यूज करते हैं एज एन एक्सटिंग्विशर। यस, CCl4 carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher in laboratory। इससे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम कि उसका जो पंप है वो ओपन करें, CO2 इज अ फायर एक्सटिंग्विशर रहता है लैब में। लेकिन अगर कहीं इंस्टेंट फायर कैच हो और कि केमिकल्स की वजह से जब अगर फायर कैच हो रही है और लैब में हम कभी भी उस पर वाटर डाल के उसको नहीं एक्सटिंग्विश करते हैं। क्यों? क्योंकि कि सम केमिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप जैसे डाइवोरिन ने अगर फायर कैच कर लिया और आपने उस पर पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश करी तो तबाही आ जाएगी, ठीक है। जो बेचारा थोड़ा कोई बच रहा था वो बचेगा नहीं, वो पूरा उड़ जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पता है ना कि डाइवोरिन अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है दैट B2H6 इज हाईली रिएक्टिव, ओके। तो वो इतना रिएक्टिव है तो आप LAH है, LAH की वजह से अगर फायर कैच करते हैं तब भी आप वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से स्पॉन्टेनियसली फायर कैच हुआ है तो वहां पर अगर CCl4 लैब में आपको सॉल्वेंट मिलेगा वाटर, वो CCl4 उस पर डाल दीजिए। CCl4 बीइंग नॉन पोलर, इट इज कम्प्लीटली नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा तो ये ब्रेक भी नहीं होता है। और किसी भी टाइप का कि रिएक्टिविटी अगर किसी कंपाउंड की है टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स पोलर सॉल्वेंट, तो वो वहां पर रिएक्ट नहीं करेगा और कोई फर्दर रिएक्शन होने से बच जाएगी एंड वहां रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। तो ये यूजुअली हम लोग यूज किया करते थे लैब में। सडनली कुछ अगर छोटा सा फायर गया तो CCl4 रखा है तो थोड़ा सा उसके ऊपर CCl4 डाल दीजिए, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो कमर्शियल नेम इसका पायरीन है, CCl4 इज नोन एज पायरीन। नाउ तो ये भी एक अच्छी बात आपने सुन ली आज, उसको नोट भी कर लीजिएगा। नाउ CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइसिस, इसलिए पानी में वैसे ही पड़ा रहता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। बट उनका कहना है कि SiCl4 की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। क्यों? वाई SiCl4 रेडिली हाइड्रोलाइसिस? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर हम सबसे पहले देखें कि SiCl4 वाटर में हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा। SiCl4 की जब हाइड्रोलाइसिस होती है
तो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होकर ये SiOH होल 4 बनाता है। अब मैंने ये फॉर्मूला SiOH होल 4 लिखा है, तो क्या ये कोई बेस है? फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाए तो धोखे में मत आ जाइएगा, एकेडमिक धोखा होता है ये, इसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है आपको। SiOH होल 4 लिखा है, बट ये बेस नहीं है, ये एसिड ही होगा। क्यों? ये नॉन मेटल सेंट्रल एटम है। नॉन मेटल अगर प्रेजेंट है तो नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स एसिडिक ही होते हैं। इट मींस इसका ये जो फॉर्मूला है ये होगा H4SiO4। इट इज सिलिसिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? सिलिसिक एसिड। ओके, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये देखिए, ये इस तरह से सिलिसिक एसिड बनाएगा, विच इज ऑक्सी एसिड, जिसको हम बोलेंगे कि ये बन रहा है सिलिकॉन का। Now let us see what is the cause, why it gets hydrolyzes readily and why not CCl4. See, this is the structure of CCl4. आपने ऑर्गेनिक में SN1 SN2 मैकेनिज्म्स पढ़े हुए हैं, तो यू नो कि वही मैकेनिज्म्स रहते हैं हाइड्रोलिसिस के। वाटर है तो यहाँ पर सेम वही रिएक्शन रहेगा। अब देखिए सिलिकॉन के पास क्या है एबिलिटी, एक एक्स्ट्रा जो कार्बन पर नहीं है, वो है दैट सिलिकॉन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। जब सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर यू नो कि दिस सिलिकॉन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पर, डू नॉट गेट कंफ्यूज दैट हाइड्रोलिसिस SN1 मैकेनिज्म से होगी। नो, SN1 मैकेनिज्म से इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अपने आप से नहीं होने वाला है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है उसकी। ओके, यहाँ सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड प्रेजेंट है विच इज फार यू नो इट हैज अ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, सिलिकॉन पार्शियल प्लस क्लोरीन पार्शियल माइनस, तो इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ये अपने आप टूट के बाहर नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म चलेगा, और SN2 मैकेनिज्म में ये वाटर मॉलिक्यूल्स यू नो फ्रॉम बैक साइड, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बैक साइड अटैक करते हैं, तो ये इस तरह से इसके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इस पर सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में यू नो वहां पर अटैक कर रहा है, और यहाँ से साइमल्टेनियसली क्लोराइड के निकलने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ ये इस तरह से ये स्टेट जनरेट हो जाएगी। यू नो कि SN2 मैकेनिज्म में पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, ये ओल्ड बॉन्ड अबाउट टू ब्रेक है, ये टूटने की तैयारी में है, और वाटर के साथ ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया है सिलिकॉन का। क्यों बनना शुरू हुआ है इसका ध्यान रहे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश थी, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स की तलाश थी। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। तो ये लिविस ऑक्टेट थ्योरी का एक्सेप्शन भी है, जो लिविस ने कहा कि भाई ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई सारे मॉलिक्यूल्स हमें पता है, SF6PCl5, सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर जिनमें ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ यू नो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसका ड्राइविंग फोर्स रहेगा। 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा सिलिकॉन, तो वो और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो यहाँ ये इधर इस तरह से ये देखिए कि ये कंडीशन आने लग जाएगी, ये पार्शियल प्लस डेवलप कर रहा है, ये पार्शियल माइनस आ गया है, एंड दिस इज पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंड दिस स्टेप इज स्लो एंड दिस इज आर्डियस, यू नो। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही रहेगी, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज फास्ट। अब क्या हो जाएगा बेटे, ये फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप में यहाँ से क्लोरीन बाहर, क्यों? सिलिकॉन का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बनने जा रहा है विच इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से अब मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दूंगी, डीप्रोटोनेशन। आपको पता है
कि जैसे ही ये बॉन्ड बाहर बन जाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये जो प्लस कैरी आउट करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो वाटर से यहाँ से ये एक H प्लस को फायर कर देता है, डीप्रोटोनेशन स्टेप. You all must be familiar by this. Okay, so next step is what? SiCl, Cl, Cl और यहाँ पर क्या आ गया बेटे? OH. ये वो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूशन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, अब ये रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से और कितनी बार होगी बताइए? 3 टाइम्स मोर होगी. क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन बॉन्ड्स और प्रेजेंट हैं. 3 क्लोरीन बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर. और बताओ बेटे क्या निकलेगा? ये 3 क्लोरीन भी इसी तरह से निकल जाएंगे, -3Cl माइनस, और डीप्रोटोनेशन डेफिनेटली होगा जैसे यहाँ पर H प्लस हुआ है. तो सारी 3 स्टेप्स बिल्कुल इसी तरह से होंगी. एंड फाइनली इट गेट कन्वर्टेड टू SiOH, SiOH, SiOH. This is H4SiO4, which is silicic acid. ओके, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बट नॉन मेटेलिक एसिड है. सो सिलिसिक एसिड, इट इज़ नॉट अ बेस. तो ये कंप्लीट रहेगा इसमें. और एक स्पेशल बात कि अगर हम इसको हीट करते हैं रेडनेस तक, रेड हॉट तक अगर इसे हीट किया जाता है तो इसमें सारा वाटर कंटेंट निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगी. नॉन मेटेलिक एसिड को हीट करने पर वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. तो क्लियर रीजन आपको समझ में आया? बिकॉज रीजन क्या रहेगा? कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स. ये साइंटिस्ट ने रीजन दिया इसका कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है विच आर रिक्वायर्ड हियर फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखो CCl4 में से क्लोरीन अपने आप निकल के वो CCl3 टाइप का कार्बोकेटाइन तो नहीं बनाएगा क्योंकि कार्बन पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, 3 क्लोराइड, तो वो उस पर प्लस आएगा तो वो और लेस स्टेबल होगा. तो अपने आप से इसमें SN1 फीजेबल नहीं है और SN2 तब फीजेबल होगी जब कि और CCl बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वहाँ पर वो भी फेवरेबल नहीं है. तो ये उन्होंने साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट रीजन दिया, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, so therefore do not hydrolyzes. Therefore CCl4 does not hydrolyzes. Okay, readily does not hydrolyzes readily. Okay, तो ये फास्ट नोट कर लीजिए बेटे. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या है? जो काम पॉसिबल नहीं होता साइंटिस्ट उसी को कहते हैं कि वो उसमें पूरी तरह से डूबा रहता है और सोचेगा कि नहीं ये तो डेफिनेटली पॉसिबल करना ही है. क्या कोई और कंडीशंस हैं? देखिए, जब नॉर्मल कंडीशंस में कोल्ड वाटर में रिएक्शन कराई जा रही है तो उसमें CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हुआ. ओके, तो फिर उन्होंने ट्राई किया तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? डिफरेंट कंडीशंस चेंज कर देते हैं. तो उन्होंने थोड़ा सा हॉट वाटर लेकर देखा, तब भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है. फिर उन्होंने स्टीम लेकर उसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश की, तब भी CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हुआ. लेकिन जब उन्होंने सुपर हीटेड स्टीम लिया, देखो और विग्रस कंडीशन दिया उन्होंने उसको, सुपर हीटेड स्टीम. सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस. वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है. स्टीम का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है लेकिन उसको भी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया. देन CCl4 गेट्स हाइड्रोलाइज्ड और उनकी मेहनत सफल हुई. CCl4 की हाइड्रोलिसिस हो गई और CCl4 कन्वर्ट हुआ COCl2 प्लस HOCl. वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर. What is this COCl2? It is a poisonous gas which is known as phosgene. इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? This is known as poisonous gas phosgene. ठीक है,
और HOCl, you know, hypochlorous acid, chlorine is in +1, and this COCl2, it has structure. COCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? C double bond O Cl Cl, कार्बन इज इन +4. इट इज अ पॉइजनस गैस. अब पॉइंट ये है कि अब कैसे CCl4 हाइड्रोलाइज हो गया. नॉर्मल कंडीशंस में इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, CCl4 बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा. हमको रीजन क्या दिया गया कि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है जो उतने लो टेम्परेचर पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके. लेकिन सुपर हीटेड स्टीम में फिर ये कैसे हाइड्रोलाइज हो गया? तो इसके लिए फिर रीजन आया निकल के, सोचा साइंटिस्ट ने हाइड्रोलिसिस हो रही है. तो एक्चुअली we know that every atom has infinite set of empty orbitals. Orbitals तो हर एटम के पास बहुत ज्यादा होते हैं. हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल को हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, बट उसके पास और हायर एनर्जी लेवल्स हैं और वो इतने दूर हैं दैट उनको हम नॉर्मली कंसीडर नहीं करते, बट दे आर. तभी तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी मिलता है. तो यहाँ साइंटिस्ट ने उस सेफ साइड में उन्होंने रीजन दिया दैट एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, at very high temperature, the empty orbitals of carbon which are too higher in energy, that usually do not participate in bonding, but when we are supplying very high temperature, then those higher energy orbitals also participates in bonding. Okay, and that's why CCl4 gets hydrolyzed in superheated steam. Okay, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसको ये ध्यान रखना है. और ये प्रीवियस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो प्लीज काइंडली मार्क दिस एज प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस IIT क्वेश्चन, और ये आ सकता है फिर से. ठीक है, जैसे टीचर की बात मानते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हम बता रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा कि नेपोलियन वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया 2019 के बैच में, केमिस्ट्री ओलंपियाड के पेपर में वो क्वेश्चन एज सच रिपीट हो गया. तो अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, कभी भी आ सकता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कार्बन फैमिली के टेट्रा हैलाइड्स अच्छे से पढ़ लिए हैं. ओके, और अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक ऑक्साइड्स. राइट, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. तो कार्बन के ऑक्साइड्स कितने हैं? कार्बन के ऑक्साइड एक CO है, एक क्या है CO2 है, एक C3O2 मिलेगी, और एक C12O9. मैंने आपको इसका ये एनहाइड्राइड है, इसका स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्कस किया हमने, मैलिटिक एसिड वाला. ठीक है, मैलिटिक एसिड की एनहाइड्राइड है ये. तो ये सभी हम ऑक्साइड्स को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, क्योंकि देखो डेली लाइफ में तो इनसे सामना है ही हमारा. कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लीजिए, और आप क्या ले सकते हैं कि, और हम ले सकते हैं CO2 के बारे में हमको पता है. हाँ, C3O2 आपने शायद पहली बार सुना हो, और C12O9 तो आई गेस कि इतना आगे तक अभी नहीं पता होगा आपको. तो ये दो न्यू ऑक्साइड्स भी हमने देखी. C12O9 आपको पता है, और C3O2 आप अभी सीख जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब सिंपलेस्ट वे में इन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री किस तरह से ध्यान में रखी जा सकती है. तो फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड. बहुत सारी बातें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पहले से पता है बेटे. फॉर्मूला CO, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या आ रहा है? +2. ठीक है, और यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर आता है C. कार्बन पर एक लोन पेयर है, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में दिए, और ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. ठीक है, और ऑक्सीजन के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो ऑक्सीजन इधर इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है. ऐसा स्ट्रक्चर है. तो ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन पेयर and carbon also has one lone pair. Oxidation state find कर लिया. Now what is another thing? क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है? जब ऑक्साइड्स की बात आती है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या एम्फोटेरिक है. तो CO कैसी ऑक्साइड है बेटे? ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है. ठीक है, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं है वाटर में. न्यूट्रल ऑक्साइड रहेगी. और पॉइजनस गैस. पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, और पॉइजनस नेचर पे बात करेंगे. देखो आपको एक चीज पता है कि इसका प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं. प्रिपरेशन
कैसे बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन, कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो फिर वहां पर CO बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और केमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजनस है लेकिन केमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। और ये जो रिएक्शन है CO का फॉर्मेशन, इसकी वजह से ये मेटलर्जी में बहुत यूजफुल है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल्स, फॉर डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स इन मेटलर्जी। इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में कई सारी मेटल ऑक्साइड्स के रिडक्शन में कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक का और हमें जिंक चाहिए जिंक के ओर से, तो भी हम कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। टिन है, so many metals, तो it is, this reaction is very important, formation of this CO, it is कि इसका जो है ये फॉर्मेशन हाईली स्पॉन्टेनियस हो जाता है, इसका डेल्टा G हाईली नेगेटिव होता है। तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये पॉइजनस है, ये रिएक्शन हर उस जगह होगी जहाँ पर भी कि CO कार्बन लिमिटेड सप्लाई में बर्न हो रहा है। आपको पता है जितने भी ऑटोमोबाइल्स, फ्यूज, पेट्रोल का कंबशन होता है, उधर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती नहीं है एयर की, तो इसलिए वहाँ पर भी CO बनती है। इसलिए ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट है उसमें CO एज ए एग्जॉस्ट निकलता है वो गैस, एंड इट इज़, यही पॉल्यूशन भी इंक्रीज करता है। ठीक है, कहीं पर आग लगी है, धुआं उठ रहा है, कई सारे लोगों की की चोकिंग से डेथ हो जाती है, सांस नहीं आने से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो वो किस लिए? क्योंकि CO है वहाँ पर, CO2 मैक्सिमम CO बन रही है, उसका फॉर्मेशन हाईली स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी वजह से उनको डेथ उनकी हो जाती है। तो ये दम घुटना इसी को कहते हैं। या लोग जो आपने देखा होगा धुएं की वजह से जहाँ पे बहुत स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, या लोग कई बार कोल के वो जो हीटर्स हैं वो यूज़ करते हैं जब विंटर्स आती हैं, और घर में कमरे में रखकर अगर सो गए तो वो कई बार सुबह तक उन हीटर्स को यूज़ करने की वजह से क्लोज रूम में अगर उसको यूज़ किया है तब भी उससे डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ CO स्लोली बन रहा है, कोयले को बर्न किया जा रहा है, कोयला धीरे धीरे बर्न होता है, वो हीट अच्छी मिलती है और उस हीट से रूम वार्म रहता है। तो सर्दी से बचने के लिए यूजुअली नॉर्थ रीजन में ये एक्सीडेंट्स बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो अगर वो हीटर्स यूज़ किए गए हैं तो वो CO की प्रेजेंस की वजह से, वहाँ पर CO के फॉर्मेशन की वजह से चोकिंग हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने का। दूसरा है फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ओके, छोटी छोटी सी रिएक्शन है बेटे, और छोटी छोटी बातें पूछी जाती है इनऑर्गेनिक में। HCOOH को अगर हम HCOOH को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं तो बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, तो फिर क्या बनेगा? इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर ऑक्सैलिक एसिड लिया जाता है तो ये रिएक्शंस इसलिए कि कई बार ये बड़े से अच्छे सॉल्ट एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको। ऑक्सैलिक एसिड अगर लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH, और इसका अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर निकलेगा, इट फॉर्म्स CO प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इस क्वेश्चन के लिए हिंट कैसे दिया जाएगा? देयर इज अ न्यूट्रल गैस इज फॉर्म्ड व्हिच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम से बर्न करती है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड फ्लेम। CO2 कैसी है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये सब टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है, तो एज ए हिंट हमको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो CO burns with blue flame, carbon dioxide it turns lime water milky and a neutral oxide is formed, water। तो ऐसी ये बातें दी जाएंगी। तो ये प्रिपरेशन के ये 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, ओके, K4FeCN6। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से देख लीजिए। अगर हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एसिडिक मीडियम में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट निकलेगा वो है हाइड्रोजन साइनाइड, HCN बन जाएगा, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो वो एसिड फॉर्म में रहेगा। एंड अगर यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पर बनती है CO।
मीन्स ये हाइड्रोलाइज भी हुआ कॉम्प्लेक्स, कार्बन फ्री भी हुआ और कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हो गया, CO भी बन गए उधर। साइड प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, फेरस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये साइड प्रोडक्ट्स वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रिपरेशंस हो गए बेटा इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के। नाउ पॉइजनस नेचर, ये इसका जो पॉइजनस नेचर है इसकी थोड़ी सी अगर हम बात करें तो यू नो कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होकर HbCO कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी, which is known as carboxy hemoglobin complex, right? It is carboxy hemoglobin complex. You know, हम जब every second this reaction is occurring in our body and this is very vital for our life. तो when we are inhaling oxygen, तो जो blood जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाइज हैं उसमें वो ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जो ब्लड आता है उसमें वो O2 एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से वो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स बनाती है वो होता है Hb+O2 एंड इट फॉर्म्स HbO2 कॉम्प्लेक्स। मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर दिस। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनके सारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स में पहुंचती है और वहां पर ये ऑक्सीजन फ्री होती है जाके, और वहां जो ग्लूकोज रखा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में वहां जो ग्लूकोज रखा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन उसका स्टेप वाइज होगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, CO2 अगेन यू नो इट इज एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, वापस आता है ये, एंड वाटर वेपर्स जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपको वाटर वेपर्स भी अपने पाम पर आप एक्सहेल करके देखिए तो आपको मॉइस्चर नजर आएगा, तो वो निकलता है और जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो वहां पर स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में। ठीक है, तो ये एनर्जी की जो रिएक्शन है आई थिंक इट्स ए फास्ट रिएक्शन, कौन सी होगी, इतनी फास्ट हो रही है, मिलियंस ऑफ सेल्स में एक साथ पहुंचती है ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है हैंड में ऑक्सीजन पहुंच गई लेग्स में पहुंची नहीं, हैंड में एनर्जी है पैरों में नहीं है, ऐसा नहीं है, एक साथ इक्वल यूनिफॉर्म रिएक्शन चल रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि पेट्रोल हमने गाड़ी में डाला, पेट्रोल बर्न हुआ, गाड़ी चली और हम अपने रास्ते गए तो ऑक्सीजन पहुंची वहां पे, फ्यूल रखा था, फ्यूल क्या था, ग्लूकोज सेल के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज हुई और उससे ह्यूमन बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, अब इस पूरे रिएक्शन को रोकने का काम मिनट्स में ये रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, हम कैसे डेथ होती है, हम इनहेल जब कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर यू नो कि बहुत सारा धुआं है, बहुत सारा स्मोक है, तो वहां CO प्रेजेंट हो सकती है, अगर कुछ बर्निंग हुआ है वहां पर तो CO फिर हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया और ये CO जैसी तेजी से जाने पहुंचने लग जाएगी तो वहाँ ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी। यू नो कि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इमीडिएटली आयरन जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 उसके साथ कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देगी। अब जब ये ब्लड जाएगा सेल्स में तो वहां पर ये CO रिलीज कर रहा है, CO ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इसका नेचर देखें तो CO किसकी तरह बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट, +2 में है ये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ह्यूमन बॉडी का वर्क करना बंद धीरे धीरे। जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला, पेट्रोल अगर उस तक यू नो कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली है, तो इस वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और डेथ भी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट को सेव भी किया जा सकता है, एक कि उसको उस जगह से हम बाहर कर दें, एक तो ये तरीका है, और दूसरा मेथड क्या है बेटे कि जो पेशेंट्स जैसे कि आप यू नो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर ये बात बता रही हूँ कि पता होना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स को कुछ पता भी है कुछ को नहीं भी पता रहता है, तो वहां पर इन CO के पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, कार्बोजीन। वो पेशेंट जिसकी बॉडी में CO बहुत ज्यादा है
ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो चुका है, वो तड़प रहा है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर उसे कैसे सेव करेगा? सोचो, इतनी सारी सीओ एक साथ बॉडी से कैसे बाहर निकाली जाए सेल्स से, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कार्बोजिन सिलेंडर्स उनको लगाए जाते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है वहां पर प्योर ऑक्सीजन की जगह कार्बोजिन का सिलेंडर देते हैं, which is combination of 95% oxygen and 95% oxygen and 5% कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत थोड़े से अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। CO2 के साथ वाला ऑक्सीजन सिलेंडर उसको दिया जा रहा है। क्यों? सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर देकर उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। टास्क है कि पहले उसकी जो है क्या रिमूव करना है, उसमें से पहले सीओ को अलग करना जरूरी है। सीओ को बाहर किस तरह से निकाला जाए? बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सीओ बॉडी अपने आप एक्सहेल कर देगी। CO2 एक्सहेल करती है बॉडी, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि सीओ हम एक्सहेल कर दें। तो सीओ को बाहर निकालने के लिए ये जब ऑक्सीजन सिलेंडर उस पेशेंट को दिया जाएगा, तो ये जो यहाँ उसमें कि HbCO ये जो कॉम्प्लेक्स था, इससे CO2 रिएक्ट करेगी। अब C कार्बन इज इन +4, यहाँ पर ये +2 में है। दिस CO2 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो जितनी भी CO प्रेजेंट है इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो जितनी भी जो पॉइजनस CO थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि CO2 एक्सहेल आउट हो जाती है, तो CO2 सारी एक्सहेल आउट हो जाएगी और फिर जब CO निकल गई तो जो 95% ऑक्सीजन है वो कंबाइन होगी और पेशेंट की जान बच जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे CO की पॉइजनिंग से पेशेंट को बचाया जाता है। कार्बोजिन के सिलेंडर्स, इसका कंपोजिशन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। एंड कोल माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, कोल माइंस में काम करना बहुत खतरनाक है। कोल माइंस में जो गैस है वो कोल गैस रहती है उधर, और वहाँ मीथेन सबसे ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ज़रा भी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्पार्क अगर दिया तो वो एक्सप्लोड हो जाता है। और वहाँ पर CO भी रहती है पॉइजनस, तो आपने देखा होगा उनको स्पेशल मास्क दिए जाते हैं। वो सारे जो वर्कर्स हैं वहाँ पर स्पेशल मास्क लगा के अंदर जाते हैं, तो वो उन मास्क में जो फिल्टर होता है उस फिल्टर में MnO2 और क्यूप्रिक ऑक्साइड पाउडर का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ये कॉम्बिनेशन जो उस फिल्टर में लगा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम रोल प्ले करेगा। देखिए मैग्नीज +4 में है, कॉपर किस में है बेटे? कॉपर +2 में है, ओके। तो ये यहाँ पर ये जैसे ही वो फिल्टर से CO पास होगी कोल माइंस में, तो CO जैसे ही उसके अंदर वो जाएगी तो वो उस फिल्टर से निकलेगी, और उस फिल्टर से निकलते टाइम ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस फिल्टर में प्रेजेंट है, वो CO को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हार्मफुल फॉर बॉडी, इट इज ऑलवेज एक्सहेल्ड आउट। तो इस तरह से CO से बचाया जाता है पेशेंट्स को भी और कोल माइन वर्कर्स को भी, ठीक है। लेबोरेटरी में और क्या बात आपको पता होनी चाहिए? लेबोरेटरी में कार्बन मोनोऑक्साइड को कई सारे रिएक्शंस में CO बन रही होगी, साइंटिस्ट डर जाता है, परेशान हो जाता है। ये जो CO अगर इस रिएक्शन में निकल रही है तो मुझे इसको कहीं से भी इसका निकलने का अरेंजमेंट अलग करना है, क्योंकि ये पॉइजनस हो सकती है। तो इस CO को क्या करेंगे, वो वहाँ पर जिस रिएक्शन में CO एज अ साइड प्रोडक्ट बनती है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो उस रिएक्शन जो फ्लास्क है उसमें एक आउटलेट लगाते हैं, एक पाइप, ठीक है, और वो पाइप रखते हैं वो CuCl सॉल्यूशन, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन विच इज Cu2Cl2, तो और या फिर अमोनिया सॉल्यूशन। तो ये इस इमीडिएटली जितनी भी CO है वो इस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो CO गेट्स एब्जॉर्ब, ठीक है। CO एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस तरह से वहां पर वो उस CO से बच जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे मेथड्स हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, और ये इतनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री कार्बन मोनोऑक्साइड की बिल्कुल पता होनी चाहिए,
पॉइजनस है, किस तरह से पॉइजनस है, किस तरह से बचा जा सकता है, इतना नॉलेजफुल आप लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि हम कभी भी इन सब चीज़ों के एक्सपोजर में आ सकते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया बेटे, इसको नोट कर लीजिए फास्ट। डन, ओके। नाउ तो ये एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको तो ध्यान रखना ही है। तो ये देखो एक जनरल तरह से हमने इस बात को सुना और ये जनरल पॉइंट्स दिमाग में हमारे रहने चाहिए, कुछ इसमें अलग से रटने की इसको जरूरत नहीं है। अब आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, क्या क्या बात इसके बारे में याद रखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये कैसी ऑक्साइड हो गई, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन की एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स वेरी वीक एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और इसको तो आप बड़े इंटरेस्ट से ड्रिंक भी करते हैं, इसको लेते भी हैं हम इन फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। लिक्विफाइड CO2 इज यूज्ड एज एयरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो वो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक है, कोक, पेप्सी, ये सब क्या है, दीज आर लिक्विफाइड CO2। और उसमें सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा टेस्ट ऐसा लगता है एसिडिक स्लाइटली जब हम उसका लेते हैं, तो वो ये वीक एसिड है। और अगर उसकी बॉटल को खुला छोड़ दिया जाए या जिस ग्लास में उसको लिया है कोल्ड ड्रिंक को, इमीडिएटली अगर हम उसे नहीं पीते हैं, कुछ टाइम तक रखे रहने देते हैं, तो उसका टेस्ट आप देखेंगे कम हो जाता है, वो एक शुगर सिरप लगता है बस उसके जैसा। तो क्योंकि उसमें से जितनी भी लिक्विफाइड CO2 थी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और क्या है, CO2 इज वेरी गुड फ्रीजिंग एजेंट, तो इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 is known as dry ice or card ice. ठीक है, and it is used as freezing agent. Liquid nitrogen and solid CO2 को एज अ फ्रीजिंग एजेंट यूज किया जाता है। -78 डिग्री के जो रिएक्शंस कराने हैं वो हम इनकी हेल्प से कराते हैं लैब में। उतना लो टेम्परेचर सॉलिड CO2 या लिक्विड नाइट्रोजन से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी, जी नहीं। CO2 कैन ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड है इसलिए इसको ह्यूमन बॉडी में यूज किया गया CO की पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, लेकिन KMnO4 वगैरह का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता पेशेंट को। ठीक है, कुछ अदर साइड रिएक्शंस हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको ये CO2 की इतने पॉइंट्स याद रखिए। और अगर कोई भी रिएक्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर रहेगा इसका, इतना ध्यान रखना है। और यूरिया के फॉर्मेशन में CO2 को यूज किया जाता है इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज C3O2। इसको भी देख लेते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल से सिलिकॉन पढ़ेंगे हम। तो C3O2 known as कार्बन सब ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। ऑक्सीजन कंटेंट कम है इसमें। एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेलोनिक एसिड। व्हाट इज मेलोनिक एसिड, COOH CH2 COOH। ओके, तो मेलोनिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन कराया जाता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 P2O5, जिसको कॉमन आप जानते हैं, P2O5 और P4O10 एक ही है। बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो सारा वाटर कंटेंट निकाल देगा इसमें से, वाटर रिमूवल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा मेलोनिक एसिड का, एंड इट फॉर्म्स C3O2। देख लीजिए C3O2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली लीनियर स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर लास्ट में टर्मिनल 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, और ये जो कार्बन है सभी कार्बन इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है बेटे। ऑल कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, क्लियर।
but it is very unstable, very unstable. It is linear molecule, linear structure definitely इसका पूछा जा सकता है. और ये hybridization याद रखना. तो very less stable. Exist at -78 डिग्री सेल्सियस. ओके, बॉइलिंग पॉइंट इसका 6 डिग्री सेल्सियस है. तो यूजुअली इसका फॉर्मेशन -78 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा. तो C3O2 वेरी लेस स्टेबल ऑक्साइड, लेकिन हाँ फॉर्म होती है, बनती है. तो इसका स्ट्रक्चर जरूर आपसे पूछा जा सकता है. तो प्रिपरेशन मेलोनिक एसिड से है. मेलोनिक एसिड में P4O10 ऐड करिए, C3O2 बनेगा, बट एट -78 डिग्री सेल्सियस. And very less stable oxide does not exist at room temperature. ओके क्लास, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको इतना. और कार्बन के ऑक्साइड से आज लेक्चर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में अब सिलिकॉन मीन्स कार्बन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. सिलिकॉन की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सिलिकेट्स कैसे बनते हैं, सिलिकॉन्स क्या हैं, और कुछ एडिशनल बातें लेड की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. Enjoy yourself. Okay, thank you.